दोस्तों नमस्कार। ऑनलाइन लर्निंग कोचिंग में आप सबका स्वागत है जी। जैसे कि हम लोगों ने इस कक्षा में ठीक समय 5 बजे सामान्य हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व की कक्षाओं में हमने पढ़ा वर्ण विचार समाप्त किया है। उसके पश्चात अब हमें वर्णों का जो योग है, अगर 2 वर्ण साथ में आते हैं तो उनका योग क्या है, उसके विषय में अध्ययन करेंगे। इसे हम संधि के नाम से जानते हैं। संधि। अब संधि किसे कहते हैं, संधि का अर्थ क्या है, संधि इन किन रूपों में और लिखा जा सकता है, या संधि का वर्ण विन्यास क्या है, इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे संधि को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। इसके साथ ही साथ सा, आ, ना, अर्थात इसका वर्ण विन्यास इस प्रकार से भी होगा, या कह सकते हैं हम इस प्रकार से भी इसे लिख सकते हैं। संधि का अर्थ क्या है, या संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है। संधि का शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है जोड़। संधि का शाब्दिक अर्थ है जोड़। यहाँ जोड़ का तात्पर्य है कि जहाँ पर 2 या 2 से अधिक वर्णों का योग हो, जहाँ 2 या 2 से अधिक वर्णों का योग हो, वहाँ संधि होती है। 2 या 2 से अधिक वर्णों का योग हो तो वहाँ क्या होती है, संधि। ठीक उसी प्रकार से जैसे पूर्व के समय में जब 2 राजा आपस में युद्ध किसी बात को लेकर किया करते थे, चाहे वह संपदा के नाम पर, चाहे वह स्त्रियों के नाम पर, जो भी युद्ध हुए हैं, उन दोनों के बीच का जो एक मार्ग निकलता है जिससे हम समझौता कहते हैं, वो समझौता संधि के द्वारा ही निश्चित होती थी। अब जब इस प्रकार की स्थितियां थे तो उसमें क्या था, 2 पक्ष होते थे। कितने? 2 पक्ष होते थे। ठीक उसी प्रकार से संधि में भी 2 पक्ष होते हैं। दोनों पक्ष का नाम अलग अलग है। जैसे प्रथम पक्ष का नाम है, प्रथम पक्ष को पूर्व पद तथा द्वितीय पक्ष को उत्तर पद कहा जाता है। द्वितीय पक्ष को उत्तर पद कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि संधि में 2 पद का होना अनिवार्य। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से पूर्व के समय में जो युद्ध होते थे उसमें 2 पक्ष का होना अनिवार्य था, ठीक उसी प्रकार से संधि में भी 2 पद का होना अनिवार्य। जब 2 पद रहेंगे तो संधि किसमें होगा ये भी जानना जरूरी है। प्रथम पद का अंतिम वर्ण, प्रथम पद का
अंतिम वर्ण तथा उत्तर पद का प्रथम वर्ण के मध्य जो विकार होता है उसे हम संधि कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक, बात स्पष्ट हुई जी। चलिए अब इसके आगे हम चलते हैं। संधि जो शब्द है उसका विलोम क्या होता है? संधि का विलोम क्या है? या एक प्रकार से हम कह सकते हैं संधि का विपरीत क्या होता है? तो संधि का जो विलोम है उसको विच्छेद के नाम से जाना जाता है। संधि का विलोम या विपरीतार्थक क्या है? विच्छेद। जहां संधि का अर्थ है योग या जोड़, वहीं विच्छेद का अर्थ होता है बिखराव या अलगाव। जो आपको कहना हो आप कह सकते। संधि का अर्थ है योग या जोड़, विच्छेद का अर्थ है बिखराव या अलगाव। ठीक, अब इसके बाद हमें यह जानना जरूरी है कि वर्ण विन्यास क्या होता है, संधि कैसे होता है, इसके विषय में जानना जरूरी है। जैसे हम कैसे जानेंगे कि किस शब्द में कहाँ पर संधि होगी? इसके लिए कुछ नियम है। क्या नियम है? कि जिसका हम अलगाव कर रहे हैं अर्थात पूर्व या उत्तर पद, दोनों पद का एक सार्थक अर्थ निकलता है, तभी उस शब्द में संधि हो सकती है। अब इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संधि तत्सम शब्द में होता है। तत्सम शब्द में ही होता है। तत्सम का मतलब संस्कृत अर्थात शुद्ध शब्द यदि है उसमें क्या होगा? संधि होगी या माना जाता है। संधि के कुछ अपने नियम, यदि संधि नहीं होता है तो वहां पर संयोग होता है। उसे किस नाम से जानते हैं हम? संयोग के नाम से। योग के दो नियम, या हम कह सकते हैं जो विकार होता है शब्दों में, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसके दो नियम हैं। एक को कहा जाता है संधि, एक को कहा जाता है संयोग। संधि और संयोग तो बढ़िया से बात समझ लीजिएगा। संधि और संयोग। अब संधि क्या है और संयोग क्या है इसके विषय में हम जानते हैं। जैसे कभी कभी होता क्या है, कुछ वर्णों का योग इस प्रकार से हो जाता है जहां पर कोई रूप उसका परिवर्तित नहीं होता है, बल्कि जैसा है वैसे पे वैसे लिख दिया जाता है, तो उसे हम संयोग कहते हैं। ऐसा नियम बनता है जैसे विकल्प है, जैसे किसी शब्द का पूर्व क्या हो? उपसर्ग युक्त हो, उपसर्ग युक्त हो
के साथ साथ क्या हो, और जो यह उपसर्ग है वह स्वर रहित हो। क्या हो? स्वर रहित हो। और पर पद मतलब बाद का पद क्या हो? स्वर हो तो वहां संधि न होकर क्या होता है? संयोग होता है। अगर आपका संधि नहीं होता है तब क्या होगा? वहां संयोग होगा। लेकिन संयोग कब होता है? देखने में वह संधि जैसा लगता है लेकिन उसमें संधि नहीं होती है। उसका नियम बताया है। क्या? कोई भी शब्द है, यदि उपसर्ग युक्त शब्द है, उसका जो पूर्व पद है वहां उपसर्ग लगा हो, उपसर्ग के साथ साथ उसमें क्या हो? वह स्वर रहित हो, अर्थात उसमें स्वर का कोई योग न हो, तब और उसके बाद स्वर हो, तब क्या होगा? वहां संधि न हो करके संयोग हो जाता है। जैसे सम धन आचार, यहां लिख देते हैं सम, रुक जाए एक, सम धन आचार। सम धन आचार हम देखेंगे यहां पर संधि नहीं होती है। अगर संधि नहीं है तब क्या है? यहां पर संयोग होगा। हमने संयोग का एक नियम भी बताया। उपसर्ग हो, उपसर्ग कैसा हो? स्वर रहित, अर्थात उसमें स्वर का योग न हो। लेकिन जो बाद वाला पद है, पर पद है, वह स्वर है, तब वहां संधि न हो करके संयोग होता है। तब यहाँ क्या होगा? सा मां है, यहाँ पर बड़ा आ है, यहाँ पर मिल जाएगा समा। फिर उसके बाद चार शब्द लिख दिया गया। समाचार में अगर कोई आपसे पूछे संधि है तो संधि नहीं है, तब क्या है? संयोग। तब क्या है? संयोग है। अच्छा, संधि में जो विकार होता है, दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, उसके भी कुछ नियम हैं। हम छोटी छोटी चीजों को पहले जान लेते हैं, जिससे हमें सब पूरा संधि पढ़ने में किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। जो विकार उत्पन्न होते हैं वह विकार भी चार प्रकार के होते हैं, यह भी नोट कर लेंगे। संधि में चार प्रकार के विकार होते हैं। चार प्रकार के विकार होते हैं। पहला क्या है? उन चारों में पहला क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, आदेश। क्या है? आदेश। पहला विकार क्या होता है? आदेश होता है। इसमें क्या होता है? कभी कभी ऐसा होता है किसी वर्ण के बदले दूसरा वर्ण लिख दिया जाता है। कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि पूर्व और पद को देखते हुए ऐसा कह दिया जाता है कि इस पद के स्थान पर या इस वर्ण के स्थान पर यह वर्ण आदेश हो जाता है। तो पहला विकार होता है आदेश। इसमें क्या होता है? किसी वर्ण के स्थान पर, किसी वर्ण के स्थान पर, वर्ण के स्थान पर एक वर्ण आदेश हो जाता है। आदेश हो जाता है। अब जो ये वर्ण आदेश होता है, कभी कभी दोनों पद के स्थान पर होता है, कभी कभी पूर्व पद के स्थान पर होता है, कभी कभी पर पद के स्थान पर होता है। अर्थात आदेश कहीं भी हो सकता है, उसके भी कुछ अपने नियम हैं। तो इस प्रकार के शब्द आपको मिलेंगे। जैसे जब हम पढ़ेंगे प्रत्येक, वहां पर सेठ धातु से इट का आगम होता है, तो होता कैसे है? वह संधि हो रही है लेकिन आदेश के तहत हो रही है। बात स्पष्ट हुई? चलिए अगला नियम। अगला जो
क्या होता है? आगम होता है। आगम, आगम का अर्थ होता है आने वाला। कभी कभी या किसी किसी संदर्भ में ऐसा होता है, अगर यह स्थितियां होती हैं तो वहां इस वर्ण का आगम हो जाता है, अर्थात दोनों पूर्व और पर का दोनों के वर्ण बने भी रहेंगे, लेकिन उसी के बीच में इसे भी समाहित कर लिया जाता है, अर्थात यह भी बना रहेगा और एक नया वर्ण आएगा उसमें वो भी जुड़ जाएगा। इसे हम आगम कहते हैं। एक नए वर्ण, एक नए वर्ण को लिख दिया जाता है, लिख दिया जाता है। एक नए वर्ण को लिख दिया जाता है। और तीसरा क्या है? तीसरा विकल्प क्या है? लोप हो जाता है। तीसरा विकार जो होता है यह लोप हो जाता है। लोप का तात्पर्य क्या है? लोप का तात्पर्य है किसी वर्ण को हटा दिया जाता है, अर्थात किसी वर्ण को वहां उस शब्द की श्रृंखला से लोप कर दिया जाता है, अर्थात उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। हम इसे लिख सकते हैं, किसी वर्ण को हटा दिया जाता है, हटा दिया जाता है। किसी वर्ण को हटा दिया जाता है। इसके बाद आपका अगला नियम है प्रकृति भाव। आपको ये भी मिलेगा। चौथा विकार क्या होता है? प्रकृति भाव। प्रकृति भाव का तात्पर्य क्या है? जैसा रूप है वैसा का वैसा लिख दिया जाता है, अर्थात कुछ नियम ऐसे बनते हैं, यदि इस वर्ण के बाद यह वर्ण आता है तो इस नियम के अनुसार जैसा का तैसा लिख दिया जाता है, तब हम उसे क्या कहते हैं? प्रकृति भाव, अर्थात उसके रूप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे हम कहते हैं प्रकृति भाव। तो हम इसे लिख सकते हैं, जैसा का तैसा, जैसा का तैसा स्वीकार कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है। जैसा रूप है वैसा ही उसे स्वीकार कर लिया जाता है, तो उसे हम प्रकृति भाव कहते हैं। बात स्पष्ट है? चलिए, और क्या होता है? संधि के पूर्व हमें और क्या जान लेना आवश्यक है, उसके विषय हम अगला बिंदु चलते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। छोटे छोटे बिंदुओं को हम जान लेंगे, इसके बाद हम संधि करेंगे, जिससे हमें किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। आपको कुछ शब्द ऐसे भी मिलेंगे जहां पर एक संधि के अलावा कई कई संधियां भी होती हैं, तो ऐसे शब्दों को हम परीक्षा की दृष्टि से ध्यान में रखेंगे। पूछ क्या रहा है, विकल्प क्या दे रहा है, किस प्रकार के शब्दों को हम उस प्रकार से हल करेंगे। अगला नियम है, किसी किसी शब्द में दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक संधियां होती हैं, संधियां होती है। किसी किसी शब्द में, सब शब्दों में नहीं, किसी किसी शब्दों में दो या दो से अधिक संधियां होती हैं, जैसे गवाक्ष, जैसे गवाक्ष, जैसे एक शब्द है गवाक्ष। अब इस गवाक्ष संधि में, इस शब्द में दो दो संधियां हैं। एक आपका बनेगा आयात संधि, आयामी संधि, दूसरा आपका बनेगा दीर्घ संधि। दोनों सही। अब परीक्षा में जैसा वो पूछता
धन अक्ष यहाँ पर अयारी हो जाएगी। अगर आपका दीर्घ संधि बनता है तब क्या होगा, गौधन अक्ष। अब परीक्षा में क्या पूछता है आपको उसी के अनुसार उत्तर देना है। चलिए अब इसके बाद संधि करने से पूर्व हमें एक बिंदु को जान लेना अति आवश्यक है। बिना उस बिंदु को जाने हम संधि कर ही नहीं सकते, अर्थात बिना उसके समझ लिए हम संधि नहीं कर सकते हैं। इसलिए उसे भी जानना जरूरी है, जिन्हें हम वर्ण विन्यास कहते हैं। वर्ण विन्यास का तात्पर्य क्या है कि वर्णों का बिखराव हम कैसे करते हैं या वर्णों का बिखराव क्या करना उचित है, इसको जानना जरूरी है। क्योंकि जब हम संधि में विच्छेद करेंगे, बिना वर्ण विन्यास के हम विच्छेद कर ही नहीं सकते, इसलिए यह भी जानना जरूरी है वर्ण विन्यास। अर्थात वर्णों का अलग अलग लिखना भी वर्ण विन्यास कहलाता है। जैसे विश्वविद्यालय, अब विश्वविद्यालय में हम जब वर्ण विन्यास करेंगे तो इसमें एक एक वर्ण हम कैसे लिखेंगे, तो इसमें सर्वप्रथम हम वा लिखेंगे, वा से स्वर निकालेंगे, इसके बाद आपका ई आएगा, इसके बाद आपका ताला बसाओ भी आधा, क्योंकि इसमें स्वर नहीं है। इसके बाद वाह है, वाह को स्वरमुक्त करेंगे तो आ मिलेगा, फिर वाह है, वाह में छोटी ई, फिर आधा दा है, फिर या है, या में बड़ा आ है, फिर ला है, ला में आ है, फिर या है, फिर आ। ये आपका हो गया वर्ण विन्यास। अर्थात वर्णों को हमें कैसे अलग करना है, कहाँ स्वर लगा है, स्वर के बाद व्यंजन का प्रयोग कैसे हुआ है, या व्यंजन के साथ स्वर का प्रयोग कैसे किया जाता है, इस चीज को जानना हमें अति आवश्यक है। इसीलिए हमने सर्वप्रथम वर्ण पढ़ा, वर्ण के बाद वर्णों का योग कैसे होता है, उस योग को हम शब्द कहते हैं। अब उसी शब्द को हम संधि के रूप में सर्वप्रथम पढ़ेंगे। जो वर्णों का योग होगा कैसे होगा, क्या सूत्र है, या इस वर्ण को हम कैसे अलग करते हैं, इसी रूप को हम संधि कहते हैं। ठीक, बात स्पष्ट हुई। चलिए और भी शब्द हैं, जैसे कुछ शब्द ऐसे हैं जिन्हें जानना अति आवश्यक है। जैसे व्यंजन शब्द है, व्यंजन का जब हम वर्ण विन्यास करेंगे इसमें कैसे क्या होगा, इसमें क्या होगा, हम अगर विच्छेद करके करेंगे तब भी, अगर हम विच्छेद करके नहीं करते हैं तब भी, जैसे वहां यहां आधा हुआ, फिर इसके बाद या है, या में क्या है, आ है, फिर इसके बाद क्या है, या है, इसके बाद क्या है, जा है, फिर इसके बाद क्या है, आ है, फिर इसके बाद क्या है, ना है, इसके बाद क्या है, आ है। अब कुछ लोग इसका इस रूप में भी करेंगे, वो भी जान लीजिए कैसे, कि इसका जो विच्छेद होता है वी धन अंजन होता है। अगर हम इस रूप में करना चाहेंगे तब क्या होगा, इसका रूप क्या होगा, वा आधा होगा, फिर ई होगा, फिर इसके बाद आ होगा, फिर इसके बाद या होगा, फिर इसके बाद जा होगा, फिर आ होगा, फिर ना होगा, फिर आ होगा। बात वही है, यहाँ संधि करके किया गया है, यहाँ विच्छेद करके किया गया है। इस चीज को हमें जानना अति आवश्यक है। इसको जब हम जान लेंगे तो हमें वो शब्दों को तोड़ने में कोई कठिनाई नहीं है। अब किसी कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिखेंगे। चलिए और भी कुछ शब्द हैं, जैसे एक तो हम सरल शब्दों पर विचार करते हैं, जैसे लिख दिया गया पंडित, पंडित ऐसे भी लिखा जाता है, पंडित
ऐसे भी लिखा जाता है। अगर इसका वर्ण विन्यास करना हुआ तो और कुछ लोग पंडित ऐसे भी लिखते हैं, ये भी जान लीजिए। पंडित ऐसे भी कुछ लोग लिखते हैं, जैसे पंकज हो गया, पंकज कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, ये भी जान लीजिए। तो इसमें हम वर्ण विन्यास कैसे करेंगे, शुद्ध रूप इसका क्या है, इस चीज को जान लेना अति आवश्यक है। जैसे पंडित है, पंडित में क्या किया जाएगा, पा आधा रहेगा, फिर आ रहेगा, फिर इसके बाद क्या होगा, अड़ा होगा, फिर डा होगा, फिर ई होगा, फिर ता होगा, फिर आ होगा। पंकज है, पंकज में क्या होगा, पा होगा, फिर आ होगा, फिर अंगा होगा, फिर का होगा, फिर आ होगा, फिर जा होगा, फिर आ होगा। पंकज। चलिए एक दो उदाहरण हम संधि का देख लेते हैं। जैसे दो या दो से अधिक वर्णों का जो योग हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसे हम जान लेते हैं। जैसे उदाहरण है, सबसे सरल उदाहरण जो सबकी समझ में आए, विद्या धन आलय। यह क्या होगा आपका पूर्व, यह क्या होगा पर, पर मतलब बाद, यह क्या होगा पहला होगा, पहला। ठीक। अब संधि में हमने यह भी लिखाया, प्रथम पद का अंतिम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, आ है। इसके बाद हमने क्या लिखाया, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, जो द्वितीय पद है उस पद का प्रथम वर्ण। द्वितीय पद क्या है, आलय है, आलय का प्रथम वर्ण क्या है, आ। अर्थात अब जो दोनों विकार होगा, दोनों के बीच में जो समझौता होगा, जो तय होगा, जो नियम आता होगा, उस नियम के अनुसार यहाँ वह चीज कर दी जाए। अभी हमें नहीं बता रहे क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। यहाँ पर दोनों के बीच में यह तय हुआ है, यदि बड़ा आ के बाद बड़ा आता है तो वहां पर बड़ा आ ही होगा। ठीक। जैसे और भी शब्द हैं, और भी महा, धन, औषध, चाहे औषध लिखिए चाहे औषध लिखिए, बात एक ही। यहाँ या क्या हो गया पूर्व, यहाँ या क्या हो गया उत्तर या बाद का पद हो गया। ठीक। अब इसके बाद जैसे नयन हो गया, नयन, अब वर्ण विन्यास की यहाँ आवश्यकता पड़ेगी। कैसे वर्ण को तोड़े, और जो हम अलगाव कर रहे हैं उसका सार्थक अर्थ भी निकलना चाहिए। यदि वह सार्थक अर्थ दे रहा है, इसका मतलब क्या है, संधि सही। ठीक। इसके आगे हम लोग अब कल पढ़ेंगे। संधि कितने प्रकार के हैं कल यह पढ़ेंगे, और संधियों की पहचान क्या है उसके विषय में हम कल पढ़ेंगे। और आप लोग